हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युग के शानदार से प्लेटफॉर्म पे। और आपको पता है कि एनटीटी की क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जहां से हमने रिसेंट क्लास में छोड़ा था जो आपका चैप्टर वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है व्यक्तित्व के अर्थ तथा प्रकृति कैसे होती है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार अध्ययन करता है। भाई शिक्षा मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये कह रहा है कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान जो है आपको ये बताता है कि मानव जो है किस प्रकार के होते हैं, मानव का व्यवहार जो है किस प्रकार से होता है। व्यवहार व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। कोई व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व प्रकट होगा। प्रत्येक समाज तथा स्कूल बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में रुचि लेता है। स्कूल का मुख्य उद्देश्य भी बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। यहां पे बच्चे ने क्या बात बताई है, एक बात को समझिए कि ये साइकोलॉजी जो है ये आपको ये बता रही है कि बच्चा किस तरीके से काम करना स्टार्ट करता है, कि आप व्यक्तित्व को कैसे पढ़ेंगे। मनोविज्ञान की जो भाषा है वो ये बच्चे को बताती है कि आप मनोविज्ञान की भाषा में बच्चे को किस प्रकार से पढ़ पाएंगे। देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार का मतलब आदमी का बिहेव जो है, किसी व्यक्ति का बिहेव, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व के विकास में रुचि लेता है। स्कूल का मुख्य उद्देश्य भी बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करना है। भाई यहां बात आ रही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, ठीक है। यहां किसकी बात आ रही है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। ये पीडी यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको बताएगा कि बच्चे का विकास आपको कैसे करना है, या बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके विकास में क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षक को किस तरीके से बच्चे को प्रॉपर वे में तैयार करना चाहिए। ये सारी बातें आप यहां देखने को मिलेंगी। हमारे दैनिक जीवन में व्यक्तित्व शब्द का कई बार प्रयोग होता है, लेकिन व्यक्तित्व शब्द का अर्थ नहीं बता पाते हैं। वैसे भी व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए इस शब्द की व्याख्या करना अति आवश्यक है। अतः सबसे पहले व्यक्तित्व शब्द का अर्थ समझा जाए। हम आपको पहले बताएंगे कि भाई पर्सनैलिटी क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है। आप कह देते हो भाई इसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, ये वो है, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये है वो है, कैसे है, देखने में सुंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति जो है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। देखिए, अर्थ एवं परिभाषाएं क्या हैं, व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बोला है कि पर्सनैलिटी क्या होती है। इसके लिए अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग अपना अपना मत है कि भाई कोई किसी को किसी तरीके से व्यक्तित्व में अच्छा समझता है, कोई व्यक्ति किसी को नेचर के हिसाब से समझता है, कोई भाई जो बुद्धिमान ज्यादा है वो उसको अच्छा लगता है। ये सबके अलग अलग मत होते हैं। यहाँ देखते क्या कह रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी अनुवाद होता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द जो है लैटिन भाषा जो है उससे लिया गया है पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है मुखोटा, मुखोटा का मतलब होता है नकली चेहरा। यानी कि आपको ये कह रहा है कि भाई पर्सनैलिटी जो है ना आपकी, वो अपने आप में एक नकली चेहरा है। पर्सनैलिटी एक नकली चेहरा होता है, ये इन्होंने बताया, क्योंकि वो लैटिन भाषा के पर्सनैलिटी से लिया गया है। ये लैटिन भाषा का पर्सोना शब्द है, यहां से ये आया है, मुखौटा यानी कि नकली चेहरा। प्राचीन काल से तथा यह एक आम या अशिक्षित व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व से अभिप्राय शारीरिक संरचना, संगरूप, रंग रूप, वेशभूषा आदि इत्यादि से था। मतलब ये कह रहा है कि भाई पहले के टाइम पे के लोगों को, जो अब जिन लोगों को शिक्षित नहीं थे या जो लोग जागरूक नहीं थे, उनके लिए व्यक्तित्व का मतलब क्या होता था कि भाई कोई आदमी शारीरिक रूप से, शारीरिक संरचना जिसकी अच्छी हो, रंग रूप अच्छा हो, वेशभूषा अच्छी हो, तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, सुंदर है, ठीक है, व्यक्तित्व भी अच्छा है। बाहरी गुणों द्वारा प्रभावित करने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता था। भाई पहले क्या होता था कि बाहर के जो व्यक्ति के गुण दिखाई दे रहे ना, उसके आधार पे ही ऐसा मानते थे कि भाई ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत बुरा व्यक्ति है। मतलब हम उसकी इंटरनली चीजों को नहीं जानते थे, हम उसके बाहर के दिखावे से, उसके पहनावे से या उसके रंग रूप से, इन चीजों से हम ऐसा बोलते थे कि भाई ये बहुत अच्छा व्यक्ति है या इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन व्यक्तित्व का अर्थ समझने के लिए, व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए अनेक कारक पक्ष या अपना अपना योगदान देते हैं। यहां पे ये बताया गया कि भाई व्यक्तित्व एक्चुअल में चीज क्या है, पर्सनैलिटी एक्चुअल में चीज क्या है, इसको समझाने के लिए बहुत सारे आदमी यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। देखो भाई कितने सारे आदमी मिलकर आपको, कितने सारे व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे, जब जाके आपके समझ में आएगी कि भाई जो ज्यादा सुंदर दिखता है उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, जो ज्यादा होशियार होता है उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती है,
मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर चोर है तो उसको चोर वाली व्यक्तित्व तो अच्छा लगता होगा, है ना। कोई बदमाश है तो उसको बदमाश वाला व्यक्तित्व तो अच्छा लगता होगा, है ना। ये तुमने सारी बातें समझ रखी है, सुन रखी है। आप समाज में कोई आज से नहीं हो। जब आप इतना सब कुछ पढ़ के और इस कोर्स के बारे में, इस साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए पहुंच गए हो, तो आपने बहुत कुछ देखा हुआ है कि पर्सनैलिटी क्या है। लेकिन फिर भी हम इन किताबों की बातों को देखते क्या कह रहे हैं ये देखिए। वेल्टीन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति का योग है। भाई बच्चे ने जन्म से क्या लिया है, जन्मजात यानी कि हेरिडिटी प्लस में इन्वायरमेंट है। यहां ये कह रहे हैं कि बच्चे के पास जो हेरिडिटी है और उसके पास जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एक योग है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एक योग है आपकी पर्सनैलिटी। ये बात कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके वेलेंटीन नाम के व्यक्ति। उसके बाद बोरिंग नाम के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व जो है किसी भी व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व यानी कि पहले का, और स्थायी यानी कि स्टेबल जो है एक समायोजन है, ठीक है। ये बात किसने बोली है, बोरिंग नाम के व्यक्ति ने। उसके बाद क्या है, केटल नाम के अनुसार क्या है, केटल नाम के एक व्यक्ति, उनके अनुसार क्या है, व्यक्तित्व जो किसी विशेष परिस्थिति में जो भी कार्य करता है उसका प्रतिरूप से ही व्यक्तित्व होता है। कोई आदमी किसी विशेष परिस्थिति में जैसा कार्य करता है वो उसके हिसाब से उसी प्रकार का व्यक्तित्व जो है उसका बन जाता है। कोई भी काम अगर व्यक्ति किसी भी वे में करेगा तो वो काम उसका करते समय या उसको समझते समय उसका व्यक्तित्व का विशेष परिस्थिति में कार्य हो जाता है, ठीक है। आगे वोरेन के अनुसार क्या कहा गया है, व्यक्तित्व व्यक्ति का विकास किसी भी अवस्था में संपूर्ण मानसिक संगठन है। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का विकास किसी भी अवस्था में संपूर्ण मानसिक संगठन है। भाई उसके मानव के शरीर से, उसके मस्तिष्क से, संगठन में, समायोजन में, कंपोजिशन से क्या चीज निकल के आई है, वो भी उसका क्या है कि डेवलपमेंट है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। देखिए वोरेन के अनुसार क्या बताया गया है, व्यक्तित्व व्यक्ति का विकास की किसी भी अवस्था में संपूर्ण मानसिक संगठन है। भाई किसी व्यक्ति का अगर उसकी किसी भी स्टेज पर कोई भी डेवलपमेंट उसके माइंड की हो रही है तो वो अपने आप में उसकी क्या है, व्यक्तित्व है, वो अपने आप में उसकी क्या है, पर्सनैलिटी है। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक संस्थान का स्थायी और स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इस परिभाषा में वंशानुक्रम और वातावरण के संतुलित महत्व को मान्यता दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तित्व का मापन और मूल्यांकन संभव है। इस परिभाषा में व्यक्ति के व्यवहार पर अधिक बल न देकर उसके शारीरिक संगठन या उसके शरीर की संरचना पर बल दिया गया है। भाई ये कह रहा है कि उसका अगर आइजोनिक ये कह रहा है कि भाई कोई आदमी शरीर में दिखने में लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है तो मतलब मामला उसका ठीक है, वो उसका व्यक्तित्व ठीक है, ऐसा ही इन्होंने बताया है। अब ये कह रहा है व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं, व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं, कैसे व्यक्तित्व को आप समझ पाएंगे। देखिए व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं, व्यक्तित्व की विभिन्न परिभाषाओं का विशेष विश्लेषण एवं अध्ययन के परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व गतिशील है। व्यक्तित्व को गतिशील की कुछ कहा गया है। क्या लिख रखा है भाई, जन्म से लेकर मृत्यु तक। भाई मतलब ये है व्यक्तित्व जो है गतिशील है, इसको इस बात से समझो। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी गुणों में परिवर्तन आते रहते हैं। समायोजन में सफलता प्राप्ति के लिए परिवर्तन आवश्यक भी होते हैं। इस दृष्टि से व्यक्तित्व गतिशील कहलाता है। भाई इसमें यह बताया गया है कि व्यक्तित्व कैसे होता है या पर्सनैलिटी क्या होती है। पहले यह बताया गया कि पर्सनैलिटी एक प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का, दोनों को मिला के कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तित्व या अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। अब ये कह रहा है कि भाई ये विकासशील है। जब बच्चे ने जन्म लिया, जन्म से मृत्यु तक कोई भी व्यक्ति जो है जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो चलने वाली प्रतिक्रिया है वो गतिशील है, वो उसके व्यक्तित्व में ही काउंट होती है।
अब आगे क्या कहा है, व्यक्तित्व आत्म चेतना है। हर व्यक्ति में आत्म चेतना अवश्य होती है। यह आत्म चेतना उसके व्यक्तित्व की विशेषता होती है। वास्तविकता में यह है कि जब व्यक्ति में आत्म चेतना जैसी वस्तु घर करने लगती हैं तभी उसके व्यक्तित्व का अस्तित्व दिखाई देता। आत्म चेतना से अभिप्राय है स्वयं का ज्ञान। बच्चे में आत्म चेतना का अभाव होता है। जब वह बड़ा होता है तो वह अपनी और वस्तुपरक दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देता है। भाई ये कह रहा है कि सब व्यक्तियों का या सब बच्चों का अपनी खुद की आत्मा का चेतन होता है। भाई बच्चा अपने दृष्टिकोण से किसी भी चीज को किस वे में देखता है ये उसके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है। भाई आज अपने आसपास की चीजों को आप किस वे में देखते हो। भाई आप अगर मान लीजिए किसी चीज को अच्छा कह रहे हो, किसी बुरी चीज को भी अच्छा कह रहे हो, तो ये आपका खुद का दृष्टिकोण है। ये कह रहा है कि भाई दृष्टिकोण के आधार पर भी, आत्म चेतना के आधार पर भी व्यक्तित्व के आधार देखे गए हैं। ठीक है। उसके बाद अपूर्वता और अनुमता। व्यक्तित्व अपूर्व या अनुपम का विशिष्ट होता है। हर व्यक्ति अपने ही ढंग का होता है। कोई भी दो व्यक्ति चाहे वे समरूप समाज में क्यों ना हो, एक समान व्यवहार नहीं करते। अभी 1 मिनट पहले मैंने क्या बोला है कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखकर या समझकर आप अपने तरीके से हिसाब लगाते हो कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो ये आपका खुद का दृष्टिकोण है। यदि आप किसी अच्छे व्यक्ति को बुरा कह रहे हो या किसी बुरे व्यक्ति को अच्छा कह रहे हो, ये आपका खुद का दृष्टिकोण है। ठीक है ना। और ये खुद का दृष्टिकोण जो है आत्म चेतना के आधार पर भी आधारित होता है। ठीक है। आगे चलेंगे। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से स्वयं को समायोजित करते हैं, अर्थात यह व्यक्ति के समायोजन की अपनी विशेषता होती है। भाई कोई भी व्यक्ति किस तरीके से अकोमोडेशन करता है, कौन सी चीज को अपने अंदर विलीन करता है और किस चीज के आधार पर दूसरे व्यक्ति को देखता है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लक्ष्य निर्देशित है। हर व्यक्ति के व्यवहार में लक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी न किसी लक्ष्य द्वारा निर्देशित रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी लक्ष्य को अर्जित करना होता है। वह इन लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए प्रयास करता है। व्यक्तित्व को ये लक्ष्य दिशा प्रदान करते हैं। ये व्यक्तित्व को लक्ष्य को दिशा प्रदान करते हैं। कोई भी व्यक्तित्व जो होता है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा और कैसे काम करेगा, ये लक्ष्य निर्देशित चीजें होती हैं। उसके बाद है सामाजिकता। क्या है सामाजिकता? भी व्यक्तित्व के ऊपर महत्वपूर्ण पक्ष है। भाई समाज का व्यक्तित्व पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष होता है, ये बात इन्होंने बोली है। व्यक्तित्व के निर्माण में समाज का योगदान नकारा नहीं जा सकता। भाई अगर आपका विकास कर रहा है, आपके व्यक्तित्व का विकास या आपकी डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें आपका समाज या अपने आसपास का वातावरण जो है वो किस तरीके से इफेक्ट आपके ऊपर डालता है, तो आप इस चीज को नेगेटिवली नहीं ले सकते हो या आप इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, मना नहीं कर सकते हो, ये आपको माननी पड़ेगी। ठीक है। ये आपको ऐसा बता रहे हैं। सामाजिकता के अंतर्गत व्यक्तित्व का समाज के हर सदस्य के साथ संपर्क होता है। जो व्यक्ति को कई प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जो व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अतः सामाजिकता की प्रक्रिया में ये व्यक्तित्व का गुजरना अति आवश्यक है ताकि व्यक्ति में सामाजिक परिपक्वता आ जाए। भाई आप अपने आसपास के समाज में नहीं रहेंगे तो आपको उनके साथ व्यवहार करने का मौका नहीं मिलेगा, और आप अगर समाज से दूर रहेंगे तो आपकी व्यवहारिता जो है समाज के साथ उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी जिस तरीके से समाज में होते हैं। मतलब मेरा कहने का अर्थ क्या है कि आप समाज में रहेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें अच्छे तरीके से समझेंगे, और समाज से ही बहुत कुछ व्यक्ति आपके जीवन में, सभी व्यक्तियों के जीवन में समाज से बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं जो अपने जीवन में उनका योगदान बहुत ज्यादा होता है। समाज के रीति रिवाज जो है, समाज के नॉर्म्स जो होते हैं, रिचुअल्स जो होते हैं, अगर आप इनके तरीके से, इनके ट्रेडिशन से अगर आप काम करोगे तो आप इनसे ये बहुत कुछ चीजें सीख पाओगे। इसलिए इन्होंने समाज को बहुत ज्यादा वरीयता यहाँ पे दी है। समायोजन की योग्यता। व्यक्तित्व और समायोजन का आपस में गहरा संबंध है। पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही व्यक्तित्व कहलाता है। अब इन्होंने ये कह दिया कि भाई किसी इन्वायरमेंट में आप बैठे हो, अब उस इन्वायरमेंट के आधार पे अपने आप को उसी तरीके से ढाल लोगे तो ये भी एक व्यक्तित्व है। ठीक है। हर व्यक्ति को हर प्रकार के वातावरण के साथ समायोजित करना पड़ता है, चाहे वह वातावरण बाहरी हो या आंतरिक हो या आंतरिक हो या आंतरिक हो। मर्फी के अनुसार, मर्फी नाम के एक व्यक्ति, उनके अनुसार
अच्छे व्यक्तित्व का अर्थ है वातावरण में समायोजन की शक्ति का होना। भाई जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपने आपको इस चीज को आपने समझ लिया कि भाई हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसका समायोजन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अगर आप निरंतर रूप से क्लासेस लेते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आपके समायोजन में जिस टाइम पे आपको सैटरडे और संडे को क्लास लेनी होती है तो आपका ये समय जो है कि बिल्कुल फिक्स और निर्धारित हो जाएगा कि भी आपको ये काम करना ही करना है। तो आप लगातार किसी एक इन्वायरमेंट में रहेंगे तो वो इन्वायरमेंट भी आपके ऊपर काफी कुछ फर्क डालता है। ये बात इनके द्वारा बताई गई है। ठीक है, बात समझेंगे नहीं? आगे क्या कह रहे हैं? निरंतरता। अपनी ही बात यदि कोई व्यक्ति विरोध करने लगता है तो वह व्यक्तित्व अच्छा नहीं माना जाता। वातावरण के साथ निरंतर समायोजन को ही अच्छा व्यक्तित्व कहा गया है। भाई निरंतरता का मतलब क्या है? भाई मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई मैं जो कुछ बोल रहा हूं बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो फिर आप ये सोचोगे कि भाई सारी बात अपने अगेंस्ट। कोई आदमी अपने समाज में, अपने वातावरण में सभी बातों को अपने पक्ष के विरोध में भी नहीं कर सकता है या सभी बातों को अपने पक्ष में भी नहीं रख सकता है। इसलिए उसको वातावरण के साथ अपने आप को बैलेंस या समायोजित करके चलना पड़ता है। इसको निरंतरता कहा जाता है। उसके बाद दृढ़ता क्या कहता है? अच्छे व्यक्तित्व की और विशेषता है दृढ़ता। समाज में सफलता अर्जित करने के लिए दृढ़ता का होना अति आवश्यक है। बिना दृढ़ता की कमी के कारण समाज में असफल रहते हैं, समायोजित नहीं हो पाते हैं। भाई आप समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हो, समाज में अपना स्टैंड बनाना चाहते हो, समाज में हर चीज को अपने तरीके से समझना चाहते हो, या समाज में ये चाहते हो कि आपको मान सम्मान इज्जत जो भी चीज है वो आप जिस भी चीज को आप पाना चाहते हो, या आप नौकरी लेना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, शिक्षा लेना चाहते हो, ये सारी चीजें जो है ना ये आपको तब मिल पाएंगी जब आपने अपने अंदर से ठोस निर्णय ले लिया कि भाई मुझे ये काम करना ही करना। ठीक है ना? तो इसलिए दृढ़ता जो है अच्छा व्यक्तित्व का एक इशारा माना गया है। लचीलापन, अब ये कह रहा है कि भाई कुछ क्या लचीलापन भी व्यक्तित्व में होना चाहिए। डेसियल के अनुसार लचीलापन तथा समायोजन व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। व्यक्ति को अपने वातावरण और अपनी अंत शक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्तित्व को कोई भी व्यक्ति है उसको अपने आसपास के वातावरण के साथ, अपनी शक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाके वो सक्सेस हो पाता है। उसके बाद एकीकरण क्या कह रहा है? व्यक्तित्व में ज्ञान, भावना और क्रिया तीनों ही आपस में एकीकृत होती हैं। इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ठीक है ना, एकीकरण का मतलब क्या है कि इन सारी चीजों का समायोजन होना बहुत जरूरी है। इन चीजों को समाज में या समायोजकता के साथ जोड़ना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद दृढ़ इच्छा शक्ति। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, यह भी व्यक्तित्व का एक विशेष कारक है। हर व्यक्ति में इच्छा शक्ति होती है जिसे व्यक्तित्व का एक आवश्यक ढंग माना गया है। जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने में यह इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है मनोदेहिक। व्यक्तित्व में मन और शरीर घनिष्ठ रूप से संगठित होते हैं। व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया मनोदेहिक होती है। भाई मनोदेहिक का मतलब क्या होता है? मन ने भी किया और आपके शरीर ने भी किया, उस प्रकार से इस चीज को आप समझते हो। अब आगे आपको बताया गया है व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधियां। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधियां किस प्रकार होंगी? बात को समझिए भाई। आप व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे करेंगे? भाई ये कुछ एग्जांपल दिया, जैसे कपड़े को मापने के लिए मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, दूध को लीटर में माप सकते हैं, मगर व्यक्तित्व का हमारे पास कोई मापक नहीं है तो कैसे मापोगे? तो ये कुछ मापा नहीं जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपी विधि, ये कुछ विधियां बताई गई हैं। आगे देखते हैं इन विधियों में क्या बताया आपको। सबसे पहले कहा है इसने व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या है? ये विधि अंतदर्शन सिद्धांत पर आधारित है। अंतदर्शन का मतलब होता है आंतरिक दर्शन, अर्थात व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है। व्यक्ति द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व संबंधी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। व्यक्तित्व का मूल्यांकन के लिए यह विधि बहुत ही सरल एवं उपयोगी है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए यह विधि बहुत ही ज्यादा सरल और उपयोगी है। और उपयोगी का मतलब क्या है? वो काम करने लायक है। ठीक है कि भाई व्यक्तिनिष्ठ का मतलब है व्यक्ति को अपने खुद के अंदर सेल्फ के ऊपर काम करना चाहिए, खुद की मूल्यांकन या खुद की महत्वाकांक्षा पे काम करना चाहिए।
उसके बाद आत्मकथा, फर्स्ट ऑफ ऑल आत्मकथा इसके पार्ट है। ये व्यक्तिनिष्ठ के कुछ पार्ट हैं आत्मकथा। व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने पर लिखी गई कहानी को आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा विधि मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत प्रयोग में लाई जाती है। व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न लक्ष्य, प्राप्तियों, इच्छाओं, अनुभवों, समस्याओं, रुचियों, अभिरुचियों, अनुभवों आदि के बारे में स्वयं को व्यक्ति के भूतकाल और वर्तमान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। भाई मान लीजिए किसी ने अपनी जीवनी लिख दी, बायोग्राफी लिख दी या आत्मकथा लिख दी, तो उस आत्मकथा को पढ़ने के बाद आप इस प्रकार का हिसाब लगा सकते हो कि भाई वो व्यक्ति जो है किस प्रकार का व्यक्तित्व रखता था या उसकी किस प्रकार की पर्सनैलिटी थी। ठीक है। उसके बाद है व्यक्ति इतिहास। व्यक्ति इतिहास क्या कहता है? इस विधि द्वारा व्यक्ति के विभिन्न पक्षों से संबंधित तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्राय पिछड़े या अपराधी बालकों के व्यक्तित्व के अध्ययन हेतु किया जाता है। व्यक्ति इतिहास का मतलब यह है कि भाई किस आदमी की पीछे की क्या कुंडली है, इसमें ये बात बताई गई है कि मानसिक और शारीरिक रोगों की चिकित्सा में यह विधि अधिक उपयोग की जाती है। भाई मान लीजिए आपसे डॉक्टर ही पूछता है भाई पहले किसी चीज की बीमारी तो नहीं थी या किसी चीज की दवा तो नहीं ले रहे थे, या आपसे किस लिए पूछा जाता है? ताकि आपकी हिस्ट्री उसको पता चले, आपका इतिहास क्या है उसको ये पता चल सके। ठीक है। इस विधि का दोष यह है कि व्यक्ति और माता पिता वास्तविक बातों को छिपा लेते हैं। भाई अब मान लीजिए आप अल्कोहल का प्रयोग करते हो, डॉक्टर ने पूछा शराब पीते थे, आपने मना कर दिया, तो इन चीजों का आप कुछ हद तक छिपा लेते हैं। एक कॉमन सा उदाहरण है। समय और मेहनत अधिक लगती है। ठीक है। इस विधि में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस विधि द्वारा एकत्रित की गई सूचनाएं झूठा होती हैं। भाई कुछ सूचनाएं ऐसी भी हो सकती है ना कि वो झूठी हो सके, आप बताते कुछ हो होता कुछ और है, ऐसा भी हो सकता है। अब उसके बाद अगला बताया इन्होंने साक्षात्कार विधि। भाई किसी आदमी की पर्सनैलिटी कैसी है उससे उसका अगर आप इंटरव्यू लेते हो तो उससे भी कुछ पता चलता है। दो व्यक्तियों के आमने सामने होने वाली बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। इनमें साक्षात्कार करता हुआ व्यक्ति आमने सामने बैठकर पारंपरिक वार्तालाप द्वारा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक योग्यता संबंधी प्रश्न पूछता है। भाई ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है और आप साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बैठे हो, आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो आप इस चीज को आपका इंटरव्यू लेने वाला इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएगा कि भाई इस तरीके के व्यक्ति जो हैं इनका व्यक्तित्व कैसा है, ये काम करने लायक है नहीं है, या दृढ़ है नहीं है, कोई भी काम दिया जाएगा तो ठोस तरीके से करेगा नहीं करेगा। इन सभी चीजों का इंटरव्यूअर जो होते हैं वो पता लगा लेते हैं। ये एक विधि होती है। उसके बाद है प्रश्नावली विधि। इस विधि में प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है। भाई आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा जो आपसे संबंधित होते हैं, आपके आसपास के वातावरण से संबंधित होते हैं, उसको प्रश्नावली विधि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है वस्तुनिष्ठ विधि। इस विधि में व्यक्ति के उत्तर पर विश्वास नहीं किया जाता है, यह व्यक्ति के बाहरी व्यवहार पर आधारित होती है। यह विधि अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय कही जाती है। जो विधि आत्मनिष्ठता से रहित हो उसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं। इस विधि में अंतर्गत यह देखा जाता है कि व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है। भाई वस्तुनिष्ठ में क्या है कि भाई जीवन के आसपास के वातावरण में व्यक्ति जो है किस प्रकार का उसका वातावरण या किस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ है, ये प्रकार की जो बातें हैं इस प्रकार की विधि में प्रदर्शित की गई हैं। उसके बाद है निरीक्षण विधि। निरीक्षण कैसे किया जाएगा, ये विधि क्या कह रही है? निरीक्षण विधि, इस विधि में व्यक्ति के उत्तर में विश्वास नहीं किया जाता है, मतलब ये बाहर की चीजों को ज्यादा प्रदर्शित कर देता है। उसके बाद है नियंत्रित निरीक्षण। इसके अंतर्गत व्यक्ति को निरीक्षण के बारे में मालूम होता है, इसलिए यह निरीक्षण का सबसे बड़ा दोष है। भाई निरीक्षण करने वाला नियंत्रित जो निरीक्षण है उसमें क्या होता है कि भाई व्यक्ति जो है बनावटी व्यवहार करने लग जाता है। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई इंस्पेक्शन जिसको बोला जाता है, भाई आपने स्कूलों में भी सुना होगा या कहीं भी सुना होता है, भाई इंस्पेक्शन वाले आ रहे हैं या टीम जो है जांच करने आ रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, बनावटी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य में किसी राज्य में या किसी जिले की अगर बात करें, किसी मुख्यमंत्री का दौरा होता है या किसी प्रधानमंत्री का दौरा होता है या कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति जो होता है उसका दौरा होता है, तो जो सड़कें जो राजमार्ग जो हैं जिनमें बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे,
उनको कुछ ही टाइम में, सर्टेन टाइम में ठीक कर दिया जाता है। वो सिर्फ इस चीज के लिए ताकि जो देखने वाला व्यक्ति है उसको ये लगे कि भाई यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत समय पहले से अच्छा है। इसका सबसे बड़ा दोष तो यही है ना कि व्यक्ति बनावटी व्यवहार करने लग जाता है। बनावटी व्यवहार का मतलब क्या है कि भाई यहाँ बच्चे, यहाँ उससे पहले की बात कुछ और थी और एक सर्टेन टाइम के बाद बात बिल्कुल बदल गई है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार का चुपके से निरीक्षण किया जाता है और व्यक्ति को उसके निरीक्षण का बिल्कुल पता नहीं चलने दिया जाता। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का प्राकृतिक रूप से आमने सामने किया जाता है। भाई ये अनियंत्रित निरीक्षण का मतलब क्या है कि एकदम से आ जाए कोई भी व्यक्ति। भाई आपके ऊपर, आप कोई काम कर रहे हो, जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप एकदम से इंस्पेक्शन करने के लिए आ जाओ कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। ये जो चीजें होती हैं ये जैसे मेरे को ना पता चले कि मैं इस चीज को ना समझ पाऊं, या आप जहां अपने घर पे पढ़ रहे हो तो आप इन चीजों को समझ पाओ या ना समझ पाओ कि भाई आपके घर में या आपके घर वाले एकदम से आपको ये देखने लग जाएं कि भाई ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो इन चीजों को जांचने के लिए ये सारी बातें प्रदर्शित की जाती हैं। यहां तक की बात आई थिंक आपको क्लियर होगी। अब आगे की बात देखते हैं। आगे देखिए, परिस्थिति प्रशिक्षण विधि ये क्या कह रहा है, ये आपको किसी कंडीशन के बारे में बताएगा। प्रशिक्षण परिस्थिति विधि जो है आपको क्या बता रहा है, किसी कंडीशन पे आप किस तरीके से काम कर पा रहे हो, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति का किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यक्तित्व की विशेषता मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रशिक्षण में वास्तविक परिस्थिति पैदा की जाती है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध विद्वान हॉवर्ड शॉन बालक की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए निम्न प्रकार की प्रशिक्षण किया जाता है। उन्होंने परीक्षा लेने के कमरे में एक डिब्बा रख दिया जाता है। इसके पश्चात बालक से यह कहा जाता है कि तुम सब कमरे में रखे हुए डिब्बे में कुछ पैसे डाल आओ, यह पैसे गरीबों को दिए जाएंगे। यह प्रशिक्षण आरंभ हुआ तो यह देखा गया कि बच्चे डिब्बे में डाल आए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने पैसे डालने के बजाय डिब्बे में से पैसे निकाल लिए। भाई प्रशिक्षण परिस्थिति आपके सामने को कंडीशन क्रिएट कर दी है, आपके सामने एक कंडीशन क्रिएट कर दी कि बच्चा किस वे में क्या काम करेगा। मान लीजिए कक्षा के अंदर एक डिब्बा रख दिया है और बच्चों को ये बोला गया है कि भाई आपने क्या करना है कि आपने इसमें पैसे डालने हैं और वो पैसे जो है गरीब बच्चों को दिए जाएंगे। अब हो सकता है उस कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो पैसे डालने के बजाय उसमें से पैसे निकाल लें। ये इस प्रकार की प्रशिक्षण विधि कहलाती है। तो आप उससे ये हिसाब लगाओगे कि उसका व्यक्तित्व कैसा हो, ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि रेटिंग स्केल क्या है। देखिए एक रेटिंग स्केल है, ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मामला जो है आपके सामने आ गया है। एक स्केल दे दिया कि कौन कितना ईमानदार है। देखिए आपका भी पता चल जाएगा आप कितना ईमानदार हो। रेटिंग स्केल, इस विधि द्वारा व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए उस व्यक्ति के बारे में अन्य व्यक्तियों के मत एकत्रित किए जाते हैं। जिस व्यक्तियों के मत एकत्रित किए जाते हैं वे उस व्यक्ति के पिता, अध्यापक, आसपास का रहने वाले हो सकते हैं। प्रशिक्षणकर्ता बालक के व्यक्तित्व के जिस गुण की परीक्षा लेना चाहते हैं उनको 3, 4, 5, 7 कोटियों में विभाजित कर लिया जाता है। अधिक से अधिक लोगों को किसी एक भाग में चयनित करने के लिए कहा जाता है। भाई ये बात ये कह रहे हैं, एक आपका प्रशिक्षण लेने के लिए आसपास के वातावरण से 4-5 व्यक्ति या आपके घर परिवार से कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ जिससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई देखिए उदाहरण के लिए यदि बालक की ईमानदारी के गुण की परीक्षा लेनी हो तो 5 कोटियों की स्केल निम्न प्रकार है। भाई बच्चा जो है ईमानदारी का गुण है। अब 5-6 व्यक्तियों से ये पूछेंगे कि भाई ये ईमानदार है या नहीं है। तो देखिए इन्होंने क्या रख दिया, फर्स्ट स्टेज पे, 1 मिनट रुक दीजिए मैं आपको ये चीज थोड़ा आगे करके दिखाता हूं अच्छे तरीके से। जूम तो शायद आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है ना। देखिए भाई फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या रख दिया कि पूर्ण ईमानदार है। भाई सेकंड क्या रख दिया, साधारण ईमानदार है। तीसरा लिख दिया भाई एवरेज ईमानदार है, मतलब एवरेज ऑनेस्ट है। चौथा क्या रख दिया, कम ईमानदार है।
और पांचवा क्या रख दिया, बहुत कम ईमानदार है। उपरोक्त 5 विभागों में जिस विभाग में अधिक वोट प्राप्त होंगे उस तरह का बालक को समझा जाएगा। अब भाई 5 व्यक्तियों को ले लिया और 5 व्यक्तियों के द्वारा वोट डलवा दी। अब भाई तुमने ये बताना है कि ये बच्चा किस तरीके का है, इसकी ईमानदारी का एक जो है वोट डाला जा रहा है, और सबको बता दिया कि भाई आपने इसको नंबर देने हैं। अगर मान लीजिए सब ने उसको पांचों व्यक्तियों ने 5-5 नंबर दे दिए तो उसके टोटल नंबर कितने हुए, 25 नंबर तो ज्यादा हो गया, लेकिन ईमानदारी का गुण क्या हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है, पूर्ण ईमानदार है तो 5 नंबर आएंगे लेकिन ईमानदार पूरा होगा। ठीक है, ये इस प्रकार का। इसमें क्या होता है, मतदाता मत देते समय पक्षपात भी कर सकते हैं। देखिए भाई यहाँ पे अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया बताई गई है, सब जगह पे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी जो है पॉसिबल होती जा रही है। वहां बच्चे जो है बॉक्स में से पैसे उठा के ले गए थे, यहाँ क्या है कि भाई वोट डालने वाला पक्षपात कर रहा है ना, सबके साथ अलग अलग समस्याएं तो हैं ही। अब आगे क्या कहा गया है, समाजमिति विधि, जे.एल. मोरेनो और समाजित विधि का जन्मदाता कहा जाता है। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। जे.एल. मोरेनो नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको समाजित विधि का जन्मदाता कहा जाता है। इस विधि में से समूह के सदस्य के बीच पाए जाने वाली स्वीकृति, अस्वीकृति, आकर्षण और विकर्षण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है इसमें। सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस विधि में प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है। सूची में निम्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। अब इन्होंने कुछ प्रश्न बताए हैं। देखिए भाई, आप किन्हीं 2 मित्रों के साथ कक्षा में बनता चाहोगे, बनता नहीं है, सॉरी भाई, ये बैठना होगा। किसी बच्चे से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि आप किन 2 मित्रों के साथ कक्षा में बैठना चाहोगे, ये बैठना है भाई, बैठना चाहोगे। आप किन 2 मित्रों के साथ खेलना पसंद करोगे, ये 2 क्वेश्चन लगा दिए बच्चे के सामने। इससे प्राप्त उत्तरों के आधार पर एक आरेख तैयार किया जाता है जिसे सोशियोग्राम कहते हैं। सोशियोग्राम कहते हैं। इस सोशियोग्राम का विश्लेषण करके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन का एक तरीका था। ठीक है ना। व्यक्तित्व परिसूची क्या है, व्यक्तित्व परिसूची यह विधि प्रश्नावली विधि के मिलती जुलती होती है। ये जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसी प्रकार का है। उसके बाद है प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि का अपनी चेतनाओं, चाहो, विचारों, भाई विचार कैसे हैं, किस प्रकार का व्यवहार करता है, कैसा नहीं करता है। इसके अंदर भी ये कुछ प्रशिक्षण है, इनको आपके नोट डाउन कर लेंगे जरूर से भी जरूर। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछ ले जाते हैं कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन में आते हैं, ये व्यक्तित्व या किस प्रकार। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जो आपको दिए गए हैं, आपसे पूछेगा मुक्त संग्राम प्रशिक्षण किससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर ये संबंधित है किससे, पर्सनैलिटी से, यानी कि आपकी व्यक्तित्व से। ठीक है, कि इससे क्या पता लगता है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का कैसा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रॉयड द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत। अब सिगमंड फ्रॉयड जो है वो ये बता रहे हैं कि भाई व्यक्तित्व क्या होता है, कैसे व्यक्तित्व का विकास हुआ, व्यक्तित्व किस किस घटनाओं पर काम करता है। व्यक्तित्व से जुड़ी हर चर्चा फ्रॉयड का जिक्र किए बिना उसी प्रकार अधूरी है जिस प्रकार प्रकाश की बात करें। भाई ये आपसे कह रहा है, ये थोड़ी फ्रॉयड की इन्होंने बढ़ाई कर दी भाई, है ना। ये क्या कह रहे हैं कि फ्रॉयड ने जो बात बोली है वो इस प्रकार की है जैसे सूर्य जो है वो आपको प्रकाश देता है, उसी प्रकार अगर आप इसकी बात नहीं करोगे तो आपको पर्सनैलिटी या डेवलपमेंट के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में या व्यक्तित्व के बारे में नॉलेज जो है आपकी अधूरी रह जाएगी। कोई बात नहीं भैया, अधूरी नहीं छोड़ेंगे, इस चीज को पूरा करेंगे। देखिए चेतन, अचेतन व अर्धचेतन की प्रक्रियाएं सिगमंड फ्रॉयड ने इन चीजों को बताया। ठीक है, मानसिक प्रक्रमों को फ्रॉयड ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने चेतन और अचेतन के रूप में मन के 2 भाग बताए हैं। सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा मन जो है आपका 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक है चेतन, दूसरा है अचेतन। चेतन छोटा भाग होता है, होशो हवास में व्यक्ति में जो कुछ करता है वह चेतन है। भाई आप सोच समझ के कोई काम करते तो वो चेतन क्रिया में आता है। अचेतन मन का सबसे बड़ा भाग है। अचेतन क्रियाओं की जानकारी
व्यक्ति को नहीं रहती। साधारणतः अचेतन मन में व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं और आकांक्षाएं, फ्रॉइड के अतृप्त इच्छाओं में काम। ये चेतन और अचेतन के मन की बात है। चेतन मन का मतलब ये है कि आपने जो भी काम किया वो पूरे होशो हवास में किया है। अचेतन का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपने अच्छे तरीके से सोच समझ के नहीं किया है। अभी इन्होंने बताया है आईडी क्या होता है। व्यक्तित्व से संबंधित वास्तविक प्रवृत्तियों को अनैतिक भावनाओं का संग्रह है। ये अनैतिक भावनाओं का संग्रह है, ये आईडी जिसको बोला गया है। ये आईडी वो वाली आईडी नहीं है, आईडी कार्ड समझ लो कभी। फ्रॉइड ने इसे मूल प्रवृत्तियों का कोष कहा है। इसका कार्य ऊर्जा या तनाव की मात्रा को तुरंत विसर्जित करना है जो अंगों में आंतरिक और बाह्य उद्दीपन के द्वारा उत्पन्न होती है। आईडी का कार्य जीवन के मूल तत्वों को पूरा करता है। इसे फ्रॉइड के सुख तत्व कहा जाता है। सुख तत्व का उद्देश्य व्यक्ति को तनाव से मुक्त करना है। भाई व्यक्तित्व के आधार पे आईडी का रोल यहाँ इन्होंने दे दिया कि भाई अगर कोई व्यक्ति परेशान हो रहा तो इस विधि का प्रयोग वो कर सकता है। इस विधि के द्वारा व्यक्तित्व के कौशल का बारे में पता चल जाता है कि व्यक्ति का कौशल कैसा। अब ये कह रहा है ईगो। अब सुना होगा आपने कि भाई किसी ने कोई ये नहीं बोल देता भाई मेरी ईगो हर्ट हो गई है। ईगो को अहम भी कहते हैं। ईगो का विकास तब होता है जब व्यक्ति की आवश्यकताएं वास्तविकता पर के धरातल पर आती हैं। यह सुख तत्व के स्थान पर यथार्थ तत्व से परिचालित होते हैं। इसका उद्देश्य ऊर्जा के विसर्जन को तब तक स्थगित रखना होता है जब तक किसी उस विषय की प्राप्ति न हो जाए जिससे आवश्यकता पूर्ति होती है। भाई ईगो का मतलब ये है कि आप अपने आप में सारी चीजों को बिल्कुल पॉजिटिव लेके चलो। आप अपने तरीके से हर काम को चलाने की सोचो। आप अपने अनुसार ही हर कार्य को करने की सोचो। और अगर आपको अपने अनुसार कोई कार्य ना मिले तो फिर आपको उस चीज का दुख महसूस हो तो उसको हम ईगो या अहम कह देते हैं। ठीक है, जो भी काम करूंगा मैं ही करूंगा, मेरे सिवा कोई नहीं करेगा, या जो काम मैं करता हूं या मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो ईगो होती हैं। अब इससे भी आगे आ गया भाई, ईगो से आ गया सुपर ईगो। अब इस सुपर ईगो में फ्रॉइड ने क्या बोला है? सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो को अहम कहते हैं। अहम यानी कि अहम से भी बड़ा हो गया ईगो। यह व्यक्तित्व का तीसरा प्रमुख अंग है जो फ्रॉइड के अनुसार नैतिक और विवेचन शाखा है। यह आदर्श को प्रतिनिधित्व करता है, सुख या यथार्थ के बजाय पूर्णता की ओर उन्मुख होता है। सुपर ईगो व्यक्ति की आचार संहिता है। इसे नियंत्रित करने में माता पिता समाज का हाथ होता है। दूसरे शब्दों में बालक को न केवल यह सीखना पड़ता है कि उसे सुख प्राप्त तथा कष्टों से बचने के लिए यथार्थ तत्व का पालन करना होता है, अपितु माता पिता के नैतिक आदर्शों के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। सुपर ईगो व्यक्तित्व में समाज के उन परंपरागत मूल्यों आदर्शों का प्रतिनिधित्व संचालित करना होता है जिनका अनियंत्रित अभिव्यक्तिकरण समाज की स्थिति को खतरे में डाल सकता है। भाई ये कह रहा है कि जो आपके आइडियल्स हैं, जो आपके माता पिता हैं, आप उनकी बातों को अगर मान रहे हो तो वो आपके अनुसार ही है। जैसे मान लीजिए आपके माता ने बोला कि चोरी नहीं करनी तो आप नहीं करोगे, ये आपकी सुपर ईगो है। ठीक है ना। उनके आधार पर अगर आप अपने तरीके से उन चीजों को समायोजित करते हो अपनी लाइफ में तो वो अपने आप में क्या है? एक सुपर ईगो है। ठीक है। अगर आप सिर्फ अपने अनुसार चलते हो तो वो एक ईगो है जिसको आप अहम कहेंगे। और अहम क्या होगा? जो आपकी नैतिकता और आपके आदर्श पर निर्भर होता है। ठीक है। तो इससे आगे की बात करेंगे साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है? यानी कि इंटरव्यू क्या होता है? साक्षात्कार। आई थिंक ये क्लास जो है आपकी ठीक होगी, इससे ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, फिर लंबी क्लास में आपको देखने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि चीजों को अगर आप तोड़ के भी पढ़ेंगे लेकिन समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा जरूरी होगा और जरूरी भी होगा और आपके लिए लाभदायक भी होगा। ठीक है ना। तो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले सेशन में ये स्टार्ट कर लेंगे साक्षात्कार क्या होता है। ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो कमेंट करके हमें बता सकता है। कोई बात उसको समझने में नहीं आ रही है तो आपको जो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। 24/7 आपकी समस्या का समाधान जो है जरूर दिया जाएगा। आने वाली अपडेट के लिए चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे।
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं या पीछे की क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच।